जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कानूनी मामलात के हवाले से। ज़िंदगी में हर एक के कोई ना कोई ऐसे कानूनी मामलात आ जाते हैं जिनका सामना तकरीबन हर एक को करना पड़ता है। लेकिन कानून से जब लाइल्मी हो और अक्सर ख़ास तौर से जो माली नुकसान हो, ख़ानदानी तनाज़ात और तवील अदालती मुकदमात का, ये सब चीज़ें जो हैं सबब बन जाती हूँ कि आपको पता नहीं होता। इसलिए हमारे इस जो खुसूसी इस वक्त जो हमारा सेगमेंट है प्रोग्राम का, उसमें हमारा मकसद ये कि आप तक आसान और मुस्तनद कानूनी जो है मामलात और मालूमात जो हैं वो आपके हल करा सकें। और हमारे साथ जो वकील साहब होते हैं, आपको पता है जब भी वो आते हैं बहुत अच्छे से हमें समझा के बता के जाते हैं। लेकिन आज हमारा जो ख़ास तौर से गुफ्तगू होगी ना, जिस पे वो होगी वसीयत पे, कि वसीयत कब करनी चाहिए और इसकी कानूनी हैसियत क्या है, क्या ज़बानी वसीयत अक्सर कर दी जाती है वो काबिल कबूल होती है यानी, और क्या कोई शख्स अपनी पूरी जायदाद जो है किसी एक के नाम कर सकता है। इस तरह के तमाम सवालात जो आपके जहनों में हैं उसको हल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आमिर जमील ब्रिक्स साहब। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए कि कानून की नज़र में वसीयत का असल मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वसीयत जो वसीयत की इम्प्लीमेंटेशन है वो किसी शख्स के मरने के बाद होती है, या उस शख्स का ऐलान होता है कि मेरे मरने के बाद ये चीज़ इस शख्स को दे दी जाए। जी, पहला तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, वो पूरी जायदाद या पूरी मनकूला या गैर मनकूला जायदाद पूरी किसी शख्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अगर उसके वुरसा मौजूद हैं। वो 1/3 तक कर सकता है। जैसे हमारा जो है वो मुस्लिम शरीयत ऑर्डिनेंस है 1962, उसके मुताबिक वो सिर्फ 1/3 तक कर सकता है। बाकी 2/3 तक वो वुरसा में अमंग ऑल लीगल एयर डिस्ट्रीब्यूट होंगे अकॉर्डिंग टू शरिया, अकॉर्डिंग टू लॉ। मेल है तो वो डबल जाएगा, अगर फीमेल है तो वो सिंगल जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी वो पूरी जायदाद किसी एक बच्चे के नाम दे के चले जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। अगर वो किसी बच्चे के एक के नाम दे के जाते हैं तो हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आए हैं, शरीयत भी ये कहती है कि वो बाकी वुरसा को महरूम नहीं रखा जाता। वो 1/3 तक तो वसीयत इम्प्लीमेंट हो जाएगी, बाकी जो जायदाद होगी वो वुरसा में तकसीम होगी अकॉर्डिंग टू शरीय, अकॉर्डिंग टू लॉ। रीसेंट जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की है, PLD 2022 है, सुप्रीम कोर्ट 686, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सारी इलेबोरेशन की है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसमें कोई वफात पाने वाला शख्स पूरी जायदाद किसी एक को दे के फोत हो जाता है तो वो एक इंटाइटल नहीं होगा, बाकियों को जो वुरसा हैं, जो बेवा है, जो बच्चे हैं, उनको महरूम नहीं रखा जा सकता। तो इस तरीके से सिर्फ अपना ये यहाँ आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वसीयत है वो सिर्फ 1/3 तक दे सकते हैं, 1/3 तक आप किसी को दे सकते हैं। पूरी जायदाद किसी के नाम ना तो मुंतकिल हो सकती है उनके मरने के बाद, और ना ही वुरसा को महरूम रखा जा सकता है जायदाद से। ठीक है, तो ये बताइए आमिर साहब, क्या हर शख्स के लिए वसीयत करना ज़रूरी होता है या फिर सिर्फ मखसूस हालात में? देखिए, वसीयत हर शख्स पर लाजिम व मलजूम नहीं है। ऐसा शख्स जिसके ऊपर कोई कर्ज़ा है, कोई बच्चों की कफ़ालत है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो वो वसीयत उसके लिए मौसर होती है कि वो करके जाए कि मेरे बाद ये मैं एक काम कर रहा हूँ, कुछ यतीम बच्चों को कफ़ालत कर रहा हूँ, तो उसको किया जाए इस पैसे से, या कुछ ऐसा काम है जो उसके पेंडिंग है, या किसी का उधार है, तो इन चीज़ों में वसीयत काफ़ी मौसर होती है। बाकी सक्सेशन एक्ट मौजूद है, अगर वसीयत नहीं करते तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू शरिया, अकॉर्डिंग टू लॉ, मोहम्मदन लॉ। हमारे कुरान पाक में भी हर चीज़ एलेबोरेशन है, हर चीज़ की आप देखें, किसको कितना हिस्सा जाएगा, बेवा को कितना जाएगा, हर चीज़ मौजूद है। अगर सूरह निसा देखें, उसके अंदर आयत 13 से आप शुरू करें तो आयत 21 तक आपको तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आपका एक एक हिस्सा मौजूद है कि किसको कहाँ जाएगा, और उसमें भी ये मौजूद है कि जो बाकी वुरसा हैं उनको जायदाद से महरूम नहीं रखा जा सकता। ठीक है, आमिर साहब ये बताइए, पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में जिस तरह अभी आपने कहा कि अभी एक तो गलतफहमी ये थी कि भाई किसी एक के नाम जायदाद कर दी तो बस कर दी वसीयत करने वाले ने, और कौन सी बड़ी गलतफहमियाँ हैं जो आप रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं लोगों में वसीयत के हवाले से ख़ास तौर से? देखिए, वसीयत के हवाले से मैं कहूँगा कि वसीयत, अगर कोई वसीयत करता है तो सबसे पहले तो वो वसीयत को रजिस्टर्ड ही करवाए।
اوکے وہ رجسٹرڈ جو وصیت ہوگی وہ قابل قبول ہوگی. اگر رجسٹرڈ نہیں ہوتی قابل قبول تو وہ بھی ہوتی ہے مگر اس میں کچھ ڈاؤٹس ہوتے ہیں. اس میں آپ کو گواہوں کو پیش کرنا پڑتا ہے, وٹنسز کو پیش کرنا پڑتا ہے. جو رجسٹرڈ ہوتی ہے وہ والنٹری ہوتی ہے کیونکہ وہ خود جا کے رجسٹر کروایا ہوتا ہے, اور جو وصیت ایسے پڑی ہوتی ہے اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں کچھ چھیڑ چھاڑ بھی ہو سکتی ہے, اس کے اندر کچھ ایڈ بھی ہو سکتا ہے, کچھ نکل بھی سکتا ہے ان کے مرنے کے بعد. تو یہ چیزیں ہیں. اگر آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وصیت کو رجسٹر کروائیں تو وہ زیادہ مؤثر ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے رجسٹر اور غیر رجسٹر کا تو بتایا, یہ بتائیے ہمارے یہاں تو یہ بھی رواج ہے زبانی وصیت کرنے کا, وہ کتنی قابل قبول ہوتی ہے؟ دیکھیے زبانی وصیت بھی قابل قبول ہے. اس کے لیے آپ کو وٹنسز گواہ پیش کرنے ہوں گے کہ جی ان کے سامنے کہا تھا. اور اب دیکھیں وہ پھر ہیر سے آ جائے گی, انہوں نے اس وقت کیا ورڈ کیے تھے, وہ جو گواہ آئیں گے وہ کیا ورڈ کہیں گے. تو اس میں نے کہا وہ اتنی مؤثر نہیں کہلاتی. اس میں لیٹیگیشن زیادہ لمبی ہو جاتی ہے کہ جی انہوں نے اس ٹائم یہ اتنا کہا تھا, اتنا نہیں کہا تھا. تو وہ ساری ہیر سے میں آتی ہے. اگر یہی وصیت اگر کوئی کرتا ہے تو رجسٹر کرتا ہے تو وہ زیادہ مؤثر اور قابل قبول قانون کی نظر میں سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وکیل صاحب اگر وصیتیں دو طرح کی سامنے آ جائیں تو عدالت پھر کس پہ فیصلہ کرتی ہے؟ دیکھیں عدالت اگر تو رجسٹرڈ ہے تو عدالت اس کو زیادہ پریفر کرتی ہے. اگر رجسٹرڈ نہیں ہے, زبانی ہے, تو پھر عدالت ایویڈنس نیڈ ہوتی ہے. عدالت کہتی گواہ لے کے آؤ, گواہ کی ٹیسٹیمنی ہوتی ہے, کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے. تو تھوڑا یہ لینتھی پروسیجر ہو جاتا ہے اور اس میں ڈاؤٹس بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ سنی سنائی بات ہے, لکھا کچھ نہیں ہے زبانی. تو یہ تو اگر کوئی شخص وصیت کرتا ہے تو اس کو وہ ریڈیوس ان رائٹنگ کرے, لکھت میں لے کے آئے اور اس کو رجسٹر کروائے تو وہ زیادہ ٹھیک مؤثر ہے, ہوگی. وکیل صاحب یہ بتائیے کہ ابھی ہم جب وصیت پہ بات کر رہے ہیں تو لوگوں کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وصیت کرتے وقت کس چیز کا خیال رکھیں؟ دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ اگر کوئی شخص وصیت کرتا ہے تو ایک تو وہ پوری جائیداد وصیت نہیں کر سکتا, وہ 1/3 تک کر سکتا ہے. اور وہ 1/3 تک کرتا ہے تو وہ جو باقی جائیداد ہے وہ آٹومیٹکلی تمام لیگل ایئرز میں ڈسٹریبیوٹ ہوگی. صحیح. اور اگر وہ پوری جائیداد کرتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کی وصیت کی جو ویلیو نہیں ہوگی. اگر پوری جائیداد کسی کو وصیت کر کے جاتا ہے تو وہ پھر بھی لیگل ہیئرز کو شیئر جائیں گے, وہ کیونکہ اکارڈنگ ٹو شرع, اکارڈنگ ٹو لاء وہ تقسیم ہوگا لیگل ہیئرز میں. تو اگر آپ وصیت کریں تو وہ 1/3 تک ہی کریں اور وصیت رجسٹرڈ کریں, اس کو رجسٹر کروائیں. جی, اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کچھ خرید و فروخت میں. جب لوگ جائیداد کی خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے مسئلے مسائل سامنے آ جاتے ہیں. تو پلاٹ خاص طور سے خریدتے وقت کون سی ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو ضرور دیکھنے چاہیے؟ دیکھیں اگر آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ٹائٹل دیکھیں گے کہ وہ شخص جو مجھے چیز دے رہا ہے آئدر وہ آنر بھی ہے یا نہیں ہے, وہ اس جگہ کا مالک بھی ہے یا نہیں ہے. اب کسی کی جگہ میں بیچ دوں اور میں آنر ہی نہیں ہوں تو لینے والا تو کہتے ہیں مشتری ہوشیار باش, تو اس کو تو ہوشیار ہونا چاہیے. وہ پیسہ دے رہا ہے, چیز لے رہا ہے, تو اس کو سب سے پہلے تو جا کے ایکسٹیکٹ نکلوانا چاہیے کہ جس بندے کی یہ جگہ مجھے بیچ رہا ہے یہ اس کے نام ہے یا نہیں ہے. دوسرا ڈاکومنٹس ویریفائی کروانے چاہیے. تھرڈلی اس پر برڈن یا لین تو نہیں ہے پراپرٹی کے اوپر. ان چیزوں کو دیکھ کے پھر سودا جو ہے وہ پھر ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. اگر یہ تینوں چیزیں کمپلیٹ نہیں ہیں, اگر ٹائٹل میں ڈیفالٹ ہے اور آنر بھی وہ نہیں ہے اور پراپرٹی پر برڈن یا لین ہے, کوئی ٹیکسز ہیں, یہ ہے, تو وہ اس پراپرٹی کو میرا خیال ہے ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے. صحیح. یہ بتائیے وکیل صاحب کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ آنر ہے اور ریئل آنر ہے, یعنی کس طرح تصدیق ہوگی اس کی؟ دیکھیں یہ جہاں پراپرٹی لائے کرتی ہیں وہاں وہ سب رجسٹرار کے آفیسز ہوتے ہیں. جی. جیسے گلشن ٹاؤن ہے, ڈیفرنٹ ٹاؤنز ہیں, تو وہاں رجسٹرار بیٹھے ہوتے ہیں. وہاں جا کے آپ پراپرٹی کا نمبر دیں گے اور ایکسٹیکٹ نکلوا لیں گے. ایکسٹیکٹ میں اس پراپرٹی کے آنر کا ایک پیج بنا کے دیں گے کہ جی یہ پہلے اس کے نام تھی, پھر اس کے نام ہے, اب یہ سٹینڈ کر رہی ہے اس کے نام, تو پھر ہم اس سے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. دوسرا اس پراپرٹی پر آپ دیکھیں گے کوئی برڈن لین تو نہیں ہے, اس پراپرٹی پر کوئی ٹیکسز تو نہیں ہے, اور یہ چیزوں کو دیکھ کے پھر ہی ایگزیکیوشن ہو سکتی ہے. پاور آف اٹارنی پہ بات کر لیتے ہیں. اس پہ اگر کوئی خریداری کرتا ہے تو وہ کتنی سیفسٹ ہے؟ دیکھیں پاور آف اٹارنی بھی رجسٹرڈ ہونی چاہیے. اگر آپ پاور آف اٹارنی پر
सौदा करते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी रजिस्टर होनी चाहिए। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर है तो फिर आप सौदा कर सकते हैं। देखिए फेक पावर ऑफ अटॉर्नीज भी बन जाती हैं, लोगों की डेथ हो जाती है, उनकी डेथ के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट होती है, तो वो कानून की नज़र में उसको बिल्कुल नल एंड वाइड क्लियर किया जाता है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी रजिस्टर्ड हो, और पावर ऑफ अटॉर्नी में भी आप देखें टर्म्स एंड कंडीशन, उसको क्या पावर्स दी गई हैं, उसको सेल परचेज की पावर दी गई है या नहीं दी गई, या उसको सिर्फ लुक आफ्टर प्रॉपर्टी करने की दी है। देखिए उसके अंदर भी पावर अटॉर्नी के अंदर भी कंडीशंस होती हैं, तो उसको भी देख के हमें जो है वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना चाहिए। वकील साहब एक चीज़ और है कि जाली फाइलें बाज़ दफ़ा जो हैं वो आपको दे दी जाती हैं, तो डबल सेल हुई भी होती है बाज़ दफ़ा, तो इन दोनों चीज़ें जाली फाइल हो और डबल सेल किया हुआ हो, तो उससे किस तरह से बच सकते हैं हम, क्या चीज़ देखनी चाहिए इसमें भी? देखिए मैंने यही अर्ज़ की ना कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जाके आप उस इलाके के उस प्रॉपर्टी को, जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ जाके आप वेरीफाई करेंगे कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम स्टैंड कर रही है। अगर तो उसके नाम जिससे आप सौदा कर रहे हैं उसके नाम स्टैंड कर रही है, वो आपको एक एक्सट्रैक्ट बना के देंगे, तो फिर आप इजीली उससे एग्रीमेंट कर सकते हैं। दूसरा, आप डिपार्टमेंट में जाके उस प्रॉपर्टी का देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी को कोई बर्डन या कोई टैक्सेस, कोई लियन वगैरह तो नहीं है, तो ये चीज़ें। और थर्डली आप अब तो ये भी है कि जाके आप जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से भी वेरीफाई करेंगे कि ये जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है ये अकॉर्डिंग टू लॉ हुई हुई है, अप्रूव प्लान के मुताबिक हुई है या नहीं हुई। इन 3-4 चीज़ों को देख के फिर आप एग्जीक्यूशन एग्रीमेंट की एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। इवन अगर इन 3-4 चीज़ों में कोई कमी पेशी है तो फिर तो जाहिर है फिर लिटिगेशन है, फिर अदालतों के चक्कर हैं, तो ये चीज़ें मुश्किलात में आप खुद ही पड़ जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि आज हम आप क्योंकि बता रहे हैं लोगों के खरीदो फरोख्त में जो गलतियां करते हैं उससे रुकें और बचें। ये बताइएगा वकील साहब कि जहां हम एसेट की बात करें, जहां हम ज़मीन खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं, वहाँ हम गाड़ी भी एक एसेट है। गाड़ी खरीदते वक्त बहुत बार हम बहुत सी गलतियाँ कर जाते हैं, तो आपकी नज़र में सबसे बड़ी गलती क्या की जाती है जब गाड़ी खरीद रहे होते हैं? देखिए गाड़ी भी खरीद रहे होते हैं, वो भी बात ये है कि हम वेरीफाई नहीं करते। हम जाके वो कंसर्न डिपार्टमेंट से वेरीफाई नहीं करते कि ये गाड़ी किसके नाम है, और ये ओपन लेटर पर हम ख़रीद लेते हैं। ओपन लेटर पर गाड़ी जो है वो रेंट की गाड़ी होती है, बाद में पता चलता है कि जी ये तो रेंट की गाड़ी है, फिर वो रेंट वाला आ जाता है, जी मैंने तो इसको रेंट पर दी थी। तो उसके लिए भी सेट प्रोसीजर यही बनाया है कि जी आप जो है डिपार्टमेंट से कंफर्म करेंगे ये किसके नाम है। अब तो मेरा ख्याल है उन्होंने बायोमेट्रिक का सिस्टम भी कर दिया है कि जब तक ऑनर आके बायोमेट्रिक नहीं करेगा तो गाड़ी ट्रांसफ़र भी नहीं होगी। तो ये अभी अच्छा एक गुड साइन है, ये एक अच्छा कर दिया उन्होंने। अच्छे सख्त कानून लाए जा रहे हैं और आजकल ऑनलाइन भी आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं। ये बताइए कि जब आपने बताया है कि सिर्फ ओपन लेटर की जब बात हो रही तो उस पर गाड़ी चलाना कितना ख़तरनाक है? देखिए वही अभी तो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो गई हैं कि आप ओपन लेटर पर गाड़ी नहीं चलाएंगे। आपने गाड़ी परचेज़ की तो उसको अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएंगे और उसके टैक्सेस पे करेंगे, और ये चीज़ें सारी अब इम्प्लीमेंट हो रही हैं, बल्कि जुर्माने भी हो रहे हैं, गाड़ी कन्फिस्केट भी हो रही है, बंद भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं। काफ़ी अच्छा ये गुड साइन है कि लोग अब अपने नाम ट्रांसफ़र करवा रहे हैं और नंबर प्लेट्स को फोकस कर रहे हैं और बेल्ट्स को फोकस कर रहे हैं। ये सब चीज़ें अब ये अच्छा आया, कुछ अच्छा साइन तो हो गया। अभी ये भी देखने में आता है हमें साहब, बाज़ दफ़ा गाड़ी लेते हैं पता चलता है वो किसी मुकदमे में या केस में जो है मतलूब है, तो ख़रीदार कैसे इससे बचे? देखिए वो अगर गाड़ी किसी मुकदमे में मतलूब है या वो है, तो वो गाड़ी जो है वो डिपार्टमेंट उसको ब्लॉक कर देता है। वो लेटर कोर्ट का जाता है, वो उसको गाड़ी को ब्लॉक कर देते हैं। अगर आप वेरीफाई करने जाएंगे तो वो आपको बताएंगे इस केस में गाड़ी ब्लॉक हुई हुई है, ये इसकी सेल परचेज नहीं हो सकती। तो देखें अब बात वही है कि सब चीज़ें मौजूद हैं, अवेयरनेस नहीं है। हमें जो है वो कोई चीज़ हम अगर परचेज करते हैं तो हमें पहले उसको वेरीफाई करना चाहिए कि ये चीज़ है भी इसके नाम नहीं है, इसके ऊपर कोई बर्डन तो नहीं है, ये किसी क्राइम में तो नहीं थी गाड़ी। तो ये चीज़ों को देख के हमें जो है वो परचेजिंग करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया वकील साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने हमें ना सिर्फ वसीयत के बारे में बताया बल्कि आपने बताया कि किस तरह जायदाद की खरीदो फरोख्त हो या आपकी गाड़ी की, उसमें किस तरह का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें जो हैं उनको ज़रूर वेरीफाई करवाना चाहिए। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।